तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3। पार्ट 2 तक हमने देख लिया था। चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल की बुक में चल रहा है। तो जो चैप्टर है हमारा वो है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग, आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्रण में कंप्यूटर का उपयोग। तो कंप्यूटर से किस तरीके से हम आंकड़ों से मैप बना सकते हैं या डायग्राम बना सकते हैं या ग्राफ बना सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर अब अगली हेडिंग है, इसका पार्ट 3 हम देखने जा रहे हैं। 2 पार्ट हो चुके हैं, अभी अंतिम पार्ट बचा हुआ है। आलेखों की रचना, ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स। चलिए, आप जानते हैं कि कई बार तालिका रूप के आंकड़ों में जो कुछ प्रदर्शित किया जाता है उससे अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। जब भी हमें टेबुलेशन फॉर्म में जब डेटा दिखते हैं, तो टेबुलेशन फॉर्म में जब डाटा हमें मिल रहे हैं तो वहाँ पर हम कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये चीज़ें अनुमान नहीं लगा पाते हैं बहुत अच्छे से। बट दूसरी ओर आरेख, जो ग्राफ्स होते हैं या डायग्राम होते हैं, रूप में आंकड़ों का प्रदर्शन प्रदर्शित परिघटनाओं के बीच सार्थक तुलना करने की हमारी सामर्थ्य को बढ़ा देता है। तो आलेख जब बनते हैं, कोई भी ग्राफ बनता है, तो क्या हो जाता है, उससे बड़े अच्छे से समझ में हमें आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है और चित्रित लक्षणों का सरलीकृत दृश्य प्रस्तुत करता है। अन्य शब्दों में, आलेख और आरेख आंकड़ों की अंतर्वस्तु के बीच पठन को सरल बना देते हैं। उदाहरणतः यदि हम भारत की शस्य गहनता के सभी 50 वर्षों के आंकड़ों की तालिकानुसार प्रदर्शित करें, तो इससे अर्थ निकालना कठिन हो जाता है। तालिका अगर हम बनाएंगे 50 वर्षों की, तो बड़ा कठिन हो जाएगा, उससे कोई कंक्लूजन हम निकाल सकें। बट यदि भी एक रेखा ग्राफ, लाइन ग्राफ या दंड आरेख, बार डायग्राम से हम भारत की शस्य गहनता की प्रवृत्तियों के सार्थक निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं। बट जब हमें क्या मिलेगा, हमें ग्राफ मिलेगा या लाइन ग्राफ मिलेगा, किसी भी तरीके का कोई डायग्राम मिलेगा, तो हम उससे आसानी से उसे एनालिसिस कर सकते हैं या निष्कर्ष पे आप पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हमें डाटा के थ्रू जो डायग्राम और ग्राफ्स और मैपिंग होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसलिए अभी बॉक्स में दिया गया है कि विद डाटा टाइप्स एंड सम सुटेबल ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर प्रेजेंटेशन। ठीक है ना? आंकड़ों के प्रकार और उनके प्रदर्शन की कुछ उपयुक्त आलेखी विधियां। तो किस किस तरीके से किया जाता है? काल श्रेणी आंकड़ों को आरेख ग्राफ, रेखा ग्राफ, दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, काल श्रेणी टाइम होता है, टाइम के आधार पर दंड आरेखों और आयत चित्रों का प्रयोग सामान्यतः अंशों अथवा विभिन्न इकाइयों की प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित दंड आरेखों और पाई चार्टों का प्रयोग विभिन्न इकाइयों के अंशों को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मानचित्रों का प्रयोग स्थिति अनुसार आंकड़ों के प्रदर्शन हेतु किया जाता है। यहाँ आंकड़ों के स्थानिक प्रारूपों के व्यापकार्थ समझने में सहायता करते हैं। तो सिंप्लीफाई कर देता है, तो सीधी सी बात है, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे सिंप्लीफाई करता है। आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त आलेखी विधि का चयन अत्यावश्यक है। अध्याय 3 में आपने आलेखों और आरेखों तथा उनकी आंकड़ों के प्रकार के संदर्भ में उपयुक्तता के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप एक्सेल में आलेखों और आरेखों की रचना के बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अब जो ग्राफ और डायग्राम बन रहे हैं किसके थ्रू, हमारे एक्सेल में, MS एक्सेल फाइल में डेटा के थ्रू। यहाँ पर हम देखते हैं, कल्पना कीजिए कि 1981 से सन 2001 के दौरान विभिन्न औद्योगिक वर्गों में कार्मिकों के अंश में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त आलेखी विधि दंड आरेख होगी। ठीक है ना? 1981 टू 2001 तक हमने क्या करना है, जो इंडस्ट्रियल जो हमारे वर्कर हैं उनका एक ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए कौन सी मेथड सबसे अच्छी होगी, तो यहाँ पर बता रहे हैं दंड आरेख सबसे बढ़िया माना जाएगा। यह विभिन्न वर्षों में परिवर्तन को स्पष्टता से दर्शाती है। दंड आरेखों के निर्माण हेतु निम्नलिखित
सोपानों या स्टेप्स आवश्यक हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का डेटा एक्सेल में दिया हुआ है, अभी हम करके देखेंगे कैसे होता है, पहले हम देख लेते हैं। तो एक्सेल में ये 1981 से सन 2001 तक का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। दंड आरेखों के निर्माण हेतु आंकड़ों की प्रविष्टि और सेल का चयन। पहला स्टेप क्या होगा, वर्कशीट में आंकड़े प्रविष्ट कीजिए जैसा कि चित्र 4.9 में दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया फिर है, दाएं बटन को बाएं बटन कोष्ठक के ऊपर दबाकर ऊपर माउस को खींचकर चयन कीजिए। ठीक है, जो नॉर्मल नॉर्मल प्रोसेस है मैं वो करके दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट है इसमें चार्ट विजार्ड की क्लिक कीजिए और इसके बाद 1 से 4 तक। तो ये चार्ट विजार्ड, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको न पढ़ते हुए हम क्या करेंगे, सीधे से जो चार्ट बन रहे हैं उनके ऊपर हम चले जाते हैं, ठीक है ना। और सोपान हम अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि आप सीधे-सीधे जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पर दंड आरेख आसानी से मिल जाएगा। तो फ़िलहाल हम चलते हैं इस एक्सेल फ़ाइल के ऊपर। ये रही आपकी एक्सेल फ़ाइल बनी है। इसमें आपको क्या करना है, पूरी एक्सेल फ़ाइल जितनी भी आपने डेटा लिए हैं सबको ड्रैग कर लेना है। उसके बाद इंसर्ट में जाएँगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको अलग-अलग कॉलम दिखाई दे रहे हैं कि आपको बार डायग्राम चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है ना। तो हमने कॉलम में क्लिक कर लिया। अब कॉलम में क्लिक करने के बाद हम ऑल चार्ट टाइप्स में चले जाएँगे। तो ऑल चार्ट टाइप्स में आपको यहाँ पर कॉलम मिल जाते हैं। अगर आप कॉलम में डाइल्यूट करना चाहते हैं, नॉर्मल आप कॉलम में क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कॉलम मिल गए कि भाई किस तरीके से यहाँ पर देखें आप, जो कल्टीवेटर्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे कृषि कार्य करने वाले जो लोग हैं उनका ब्यौरा ये है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर लेबर हैं, तो ये है एग्रीकल्चर लेबर। नेक्स्ट है इसमें, अच्छा इसको थोड़ा-सा हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से, जो हमारे हाउस होल्ड लेबर हैं, हाउस होल्ड लेबरों की संख्या इतनी है, बड़ी कम है। अदर वर्कर्स टोटल ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अब आपको नहीं पसंद आ रहा, आप इसमें नहीं करना चाहते, इसे आप कट कर दीजिए, ठीक है ना। आपने ड्रैग किया हुआ है। दोबारा से आप इंसर्ट में जाएँगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको इसी में भी चले जाइए, हम कॉलम में चले जाते हैं। ऑल टाइप्स में चले जाएँगे। ऑल टाइप्स में चले जाने के बाद आपको लाइन ग्राफ में ये ब्यौरा चाहिए। तो लाइन में आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। ये लाइन ग्राफ आपकी सेट हो गई, ठीक है ना। कि आप कल्टीवेटर्स को देखें इतनी मात्रा में हैं। और दूसरा है, इसमें 2 एरोज़ हैं 1981 की और 2001 की। तो अलग-अलग एरोज़ आप देख सकते हैं कि किसमें कितना बड़ा और कितना घटा। आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा है, इसे भी आप कट कर दें। नेक्स्ट में चले जाएँ। आपको लगता है कि इसमें पाई जो चार्ट है वो हमें ज़्यादा ठीक लग सकता है, तो आप पाई वाले में चले जाएँ, ओके कर लें, ठीक है ना। तो ये दिख गया आपको, देख लें आप किस तरीके से ब्यौरा है। 1981 में ये हो रहा है, ठीक है। इसमें एक ही रो सेलेक्ट होगी, फिर दूसरी रो में आपको दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये भी आपको पसंद नहीं आ रहा है, इसे आप डिलीट करें, कट करें, ठीक। तो इस तरीके से आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो हम एक एक डायग्राम बना के इसमें रख लेते हैं। तो नॉर्मल ये आपका बार डायग्राम ये बन चुका है। तो आपको क्या करना है, हाथ से पेंसिल से ग्राफ पर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको नॉर्मली यहाँ पर बना बनाया मिल गया, ठीक है ना। तो बड़ा आसान है। इसको आपको एक्सेल में बस अपने फीड कर देने हैं डेटा, और डेटा फीड करने के बाद आपको क्या करना है, होम के बगल में जो इंसर्ट है, इंसर्ट में क्लिक करें, यहाँ से आपको सारे डायग्राम मिल जाएंगे। तो चलिए दोबारा से वहीं चले जाते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो ये प्रोसेस थोड़ा-सा, इसकी भाषा जो है क्लिष्ट है, तो इसलिए हम सीधे से उसी में चले गए और वहाँ पर हमने देख लिया। निष्कर्ष रूप में इसे पढ़ देते हैं। आप दंडों पर क्लिक करके दंडों का प्रारूप रंगों से छाया और विलोमतः बदल सकते हैं। तो हमने बदल के देख लिया वहाँ पर। इसी प्रकार यदि आप आवश्यकता हो तो आप अक्षरों के प्रकार तथा अथवा ग्रिड रेखाओं को भी बदल सकते हैं, ठीक। ऊपर दिया गया आरेख दर्शाता है कि विगत वर्षों 2 वर्षों में कृषकों का अंश महत्वपूर्ण ढंग से घटा है और अन्य कर्मियों का अंश सुप्रेक्ष ढंग से बढ़ा है तथा खेतिहर और घरेलू श्रमिकों के अंश लगभग समान रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बॉक्स में देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट नॉर्म्स फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन। आंकड़ों के प्रदर्शन के कुछ महत्वपूर्ण मानक हैं, क्या-क्या हैं हम ज़रा पढ़ लें। तो चित्र की
चित्र संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना? क्या-क्या प्रिकॉशन आपको रखने हैं। दूसरा है इसका एक उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए, जिस दिन और काल से इसका संबंध है, वह भी इसमें वर्णित होना चाहिए, ठीक? नेक्स्ट आप इसमें देखें, ये तो लाइन हो गई। जिस इकाई मात्राएँ जिस इकाई में मात्राएँ दर्शाई गई हैं, उसका वर्णन भी शीर्षक अथवा उपशीर्षक के अंतर्गत होना चाहिए। नेक्स्ट है शीर्षक, उपशीर्षक अंशों के शीर्षक और मुख्य प्रदर्शन को अक्षरों के उचित प्रकार और आकार से दर्शाया जाना चाहिए, ताकि संतुलित ढंग से स्थान प्राप्त ग्रहण कर सकें। अगला है कंप्यूटर सहायक मानचित्र, ठीक है ना? कंप्यूटर असिस्टेड जो मैपिंग आप करेंगे या कंप्यूटर बेस्ड जो मैपिंग करेंगे, वो क्या होती है एक बार ज्योग्राफी में, वो भी हमें समझनी बड़ी ज़रूरी है। अभी तक हमने ग्राफ्स देख लिए, डायग्राम देख लिए, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड मानचित्र आप कैसे बनाएंगे, इसके बारे में। मानचित्रों को कंप्यूटर हार्डवेयर और मानचित्रण सॉफ्टवेयर के संयोजन से भी अभिलेखित किया जा सकता है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें सीधी सी बात है। कंप्यूटर सहायक मानचित्रण में स्थानिक सूचनाधारकों की रचना के साथ इसके लक्षणों अथवा गैर स्थानिक आंकड़ों से समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत भंडारित आंकड़ों का सत्यापन और संचालन संरचना को शामिल किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि आंकड़े व्यापक रूप से मान्य और समुचित रूप से परिभाषित निर्देशांक प्रणाली द्वारा ज्यामितीय रूप से पंजीकृत और कोडित हों, ताकि उनका कंप्यूटर के अंदर आंतरिक सूचनाधार संरचना में भंडारण किया जा सके। अतः मानचित्रण उद्देश्य के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते समय आप आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। तो आगे को देखते हैं, स्थानिक आंकड़े जो स्पेशियल डेटा होते हैं उसके बारे में देखेंगे। स्थानिक आंकड़े भौगोलिक दिक् स्थान यानी भौगोलिक स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु, रेखाएं, बहुभुज उनके अभिलक्षण होते हैं। बिंदु आंकड़े मानचित्र पर प्रदर्शित विद्यालय, अस्पताल, कुएं, नलकूप, कस्बे और गांव जैसे कुछ भौगोलिक लक्षणों की अवस्थिति संबंधी विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। अन्य शब्दों में, यदि हम मानचित्र पर परिमाप रहित मापनी किंतु अवस्थिति के संदर्भ में वस्तुओं की उपस्थिति दर्शाना चाहते हैं, तो हम बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार रेखाएं सड़कों, रेलवे लाइनों, नहरों, नदियों, शक्ति और संचार पथों जैसे रैखिक लक्षणों की चित्रित करती है। बहुभुज किसी क्षेत्र विशेष को परिबद्ध करती हुई अंतर संबंधित अनेक रेखाओं से बनते हैं और इनका प्रयोग प्रशासकीय इकाइयों, देश, जिले, राज्य, खंड, भूमि उपयोग प्रकारों, कृषि क्षेत्र, वन्य भूमि, अवक्रमित परती भूमियों, चरागाहों तथा तालाब, झील इत्यादि जैसे लक्षणों को दर्शाने के लिए किया जाता है। कुल मिला के बात यह है जी कि आपके जो ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, वो मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। तो वो उनको दर्शाने के लिए हमें स्पेशल जो यहाँ पर आंकड़े बोल रहा है ना, स्थानिक डाटा वही है। बिंदु, रेखा, बहुभुज, अस्पताल है, कुआं है, स्कूल है, ठीक है ना, कस्बे हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, लाइनें हैं, रेलवे है, ठीक, वन भूमि है। तो इस तरीके के डेटा आपको कलेक्ट करने हैं, जो आप क्या बनाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड मैप बनाएंगे, तो उसके लिए ठीक। अगला है गैर स्थानिक आंकड़े। अब इसमें आता है नॉन स्पेशियल डेटा। गैर स्थानिक आंकड़े क्या हो सकते हैं, जरा देखें। स्थानिक आंकड़ों का वर्णन करने वाले आंकड़े गैर स्थानिक आंकड़े अथवा गुणन्यास कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके पास आपके विद्यालय की स्थिति दर्शाने वाला मानचित्र है, तो आप विद्यालय का नाम, इसके द्वारा प्रदत्त विषय धारा, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की अनुसूची, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, उपकरणों इत्यादि की सुविधा जैसी सूचनाओं को संलग्न कर सकते हैं। अन्य शब्दों में, आप स्थानिक आंकड़ों के गुणों की व्याख्या कर रहे होते हैं। इस प्रकार स्थानिक आंकड़ों को गुण न्यास के रूप में भी जाना जाता है। भौगोलिक आंकड़ों के स्रोत अब हम देखते हैं कि भाई
जो सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल डेटा हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। भौगोलिक आंकड़े, अनुकूल मानचित्र और वाया फोटोग्राफी अथवा आंकिक रूप क्रमविकसित प्रतिबिंबों में उपलब्ध होते हैं। कंप्यूटर में स्थानिक आंकड़ों की रचना प्रणाली पर अध्याय 6 में चर्चा की गई है। तो लेसन नंबर 6 भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें और अच्छे से पता चलेगा। लेकिन जो ज्योग्राफिकल डेटा है उसके लिए मैप हमें चाहिए, दूसरा एरियल फोटोग्राफी हमें चाहिए और क्रम विकसित प्रतिबिंब भी हमें चाहिए। तो इस आधार पर आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मानचित्रण सॉफ्टवेयर तथा उनके प्रकार, ठीक, मैपिंग सॉफ्टवेयर एंड देयर फंक्शंस, तो कैसे काम करता है वो भी देख लें। अनेक मानचित्रण सॉफ्टवेयर जैसे कि आर्क जीआईएस, आर्क व्यू, जियोमीडिया, ग्राम, इदृसी, जियोमेट्रिका इत्यादि व्यावसायिक रूप में उपलब्ध हैं। कुछ मुफ्त डाउनलोड करने योग्य सॉफ्टवेयर भी हैं जिन्हें इंटरनेट की सहायता से डाउनलोड किया जा सकता है, परंतु इनमें से प्रत्येक सॉफ्टवेयर के सामर्थ्य की यहाँ चर्चा करना समय और स्थान के व्यवरोध के कारण कठिन होगा। हम इसलिए यहाँ एक मानचित्रण सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए वर्णमात्री मानचित्रण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। एक मानचित्रण सॉफ्टवेयर स्थानिक और गुणन्यास निवेश के माध्यम से स्क्रीन पर क्रमविकसित मानचित्रों के अंकीकरण, त्रुटियों के निष्कासन, मापनी के रूपांतरण और प्रक्षेपण, आंकड़ा समन्वय, मानचित्र डिजाइन, प्रदर्शन और विश्लेषण की क्रियाएं प्रदान करता है। एक अंकरूपीय मानचित्र में 3 फाइलें होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मानचित्र जब आप बनाएंगे तो उसके लिए ज्योग्राफिकल डेटा जो बने के थ्रू जो मैप बनेंगे, हाँ, तो उसमें क्या है, जीआईएस है, आर्क व्यू, जियोमीडिया, ग्राम, इदृसी, जियोमेट्रिका, ये सब सॉफ्टवेयर हमारे उसमें काम आते हैं। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। अब इन फाइलों के विस्तार के लिए जो हमारे फाइल के जो नेम है वो हैं SHP, SHX और DBF। DBF फाइल डी बेस फाइल है, इसमें गुण न्यास होता है और यह SHX और SHP से जुड़ी होती है। तो जो डी डाटा, ठीक है ना, डी बेस F फॉर फाइल, तो डाटाबेस फाइल जो है इसके अंदर ही ये दोनों फाइलें काम करती हैं, जो SHP है और दूसरी है SHX। ठीक, SHP फाइल जो होती है, इस फाइल को हम कह सकते हैं कि ये फाइल आपका बेसिक फाइल है स्टोरेज के लिए, और जो SHX फाइल है ये फाइल आपकी अलग अलग लेयरिंग में स्टोरेज करती है। फिर ये दोनों ही जो स्टोरेज हैं ये किसके अंतर्गत काम करते हैं, डाटाबेस फाइल के अंदर ये स्टोर रहते हैं और ये मैपिंग के लिए काम आते हैं। ठीक है ना। दूसरी ओर HSX और HSP फाइलों में स्थानिक मानचित्र सूचना होती है। DBF फाइल का संपादन MS एक्सेल में किया जाता है, तो MS एक्सेल में इसका उपयोग किया जाता है। आपके पास उपलब्ध मानचित्रण सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए आप एक वर्णमात्री मानचित्र की रचना कर सकते हैं। बस शर्त है आप उस सॉफ्टवेयर की नियम पुस्तिका में दिए गए सोपानों का अनुसरण करें। यदि आप सॉफ्टवेयर में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के साथ प्रयोग करें तो आप विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए अनेक प्रकार के मानचित्र रचना कर पाएंगे। तो इन सभी का यूज करके हम मानचित्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में हमें कुछ इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा इसके बाद की कहानी। तो कल हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जो है फील्ड सर्वे। तो आज के लिए यहीं तक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको अपकमिंग अपकमिंग जो भी वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट मिलते रहे। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।